आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। बेबाक मुंसिफ के साथ मैं हूं मोनी सनवर। दोस्तों, इस वक्त एक लोकसभा चुनाव का जब से ऐलान हुआ है, एक देश में अलग माहौल चल रहा है। सत्ता पक्ष इसको बता रहा है कि कहीं ना कहीं मोदी जी के लिए लहर है और उस लहर में एक बार फिर से वो 400 पार का आंकड़ा पार कर सकेंगे। लेकिन अगर अपोजिशन के नज़रिए से 400 पार के आंकड़े को देखा जाए तो उनका आरोप ये है कि कहीं ना कहीं चाहे वो झारखंड के सीएम हो, दिल्ली के सीएम केजरीवाल हो या इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला हो, वो कहीं ना कहीं इस तरह से या कांग्रेस के अकाउंट फ्रीज का मामला हो, जैसा कि उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा है कि हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं, हम अपने किसी भी काम को नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो नेताओं को इधर से उधर भेजने के लिए खर्च करने का मामला हो या पोस्टर बैनर वगैरह का मामला हो, वो कहीं भी अपना अकाउंट का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। जबकि बीजेपी का इस पर अलग रुख है। उनका कहना है कि अकाउंट फ्रीज नहीं किए गए हैं, उन्होंने जो उसका टैक्स था वो नहीं भरा था, तो इसकी वजह से अकाउंट पर लीन लगा है। खैर, ये कहानी अलग है, विपक्ष का अलग मुद्दा है, पक्ष का अलग मुद्दा है। और इसके अलावा इस वक्त एक अलग सा हौश-पौश मचा हुआ है। जब से अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है तो सत्ता पक्ष इसको एक बता रहा है कि उन्होंने चोरी की थी, तो जाहिर सी बात है कि उनको कहीं ना कहीं गिरफ्तार होना ही था, 10 समन उनको भेजे गए थे। लेकिन विपक्ष इसको बता रहा है कि मोदी सरकार जितने भी बड़े नेता हैं उनको साइडलाइन हटाकर 400 पार का आंकड़ा छूना चाहती है। जबकि अगर हम तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना से भी के कविता को गिरफ्तार किया गया, लेकिन यहाँ पर उस तरह का हौश-पौश देखने को नहीं मिला। लेकिन तेलंगाना में भी लगातार चुनावी जो पारा है वो चढ़ता जा रहा है, क्योंकि आरएस प्रवीण जैसे नेता अब बीआरएस के हो गए हैं और नागरकुर्नूल से उनको टिकट भी का ऐलान भी हो गया है। तो कहीं ना कहीं अब वो जो है बीआरएस के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। न सिर्फ आरएस प्रवीण ने बल्कि उनके पूरे कैडर ने बड़े तौर पर, बड़े पैमाने पर बीआरएस का दामन थामा। क्या वाकई आरएस प्रवीण के आने से बीआरएस मजबूत होगी? इस पर और कई मुद्दों पर आज की चर्चा होगी और इस चर्चा में शामिल होने के लिए बीजेपी के सीनियर लीडर और स्पोक पर्सन श्रीनिवास साहब हमारे साथ हैं। श्रीनिवास साहब, आपका इस्तकबाल है हमारे साथ। कांग्रेस का रुख पक्ष रखने के लिए हमारे साथ शुजात अली सूफी साहब हैं। शुजात अली सूफी साहब बहुत सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, आपका भी इस्तकबाल है शुजात सूफी साहब। और बीएसपी से बीआरएस में पहुंचे अबरार हुसैन आज़ाद भी हमारे साथ हैं। अबरार हुसैन आज़ाद इस बार बीएसपी का नहीं बल्कि बीआरएस का एक अपना पक्ष रखेंगे। सबसे पहले मैं शुजात अली सूफी साहब के पास आऊँगा। शुजात अली सूफी साहब, पहले झारखंड से हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जाता है, फिर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाता है। आम आदमी पार्टी के पहले ही 3 बड़े लीडर संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जेल में हैं। क्या वाकई नहीं लगता कि ये मामला कुछ तो था जो इनकी गिरफ्तारी हुई है, या लगता है कि वाकई मोदी सरकार जो है वो 400 का आंकड़ा छूने के लिए इस तरह के हथकंडे अपना रही है? देखिए, बहुत ही सिंपल लॉजिक मेरा है, वो ये है कि जितनी गिरफ्तारियां होंगी उतना इंडिया ब्लॉक के लिए बेहतर होगा। एक जोश पूरे हिंदुस्तान में इंडिया ब्लॉक के लिए मंजर आम पर आया है। और अब की बार जो है इलेक्शन जो लड़ेंगे, अवाम लड़ेंगे ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया ब्लॉक। और हमारी जो रिपोर्ट्स हैं, इंटरनल रिपोर्ट्स, उसके मुताबिक हम 300 के ऊपर सीटें जीत रहे हैं और हमें कोई शक शुबा नहीं है। और हमारा जो मुजाहरा रहेगा जुनूब से बहुत ही शानदार मुजाहरा रहेगा। उसके बाद हम बेहतरीन मुजाहरा करेंगे बिहार में। उसके बाद हमारा शानदार मुजाहरा होगा महाराष्ट्र में और हमारा शानदार मुजाहरा होगा झारखंड में। हम हर रियासत में, चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो केरला हो, हर जगह पर हम बहुत शानदार मुजाहरा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी हमारे यहाँ बहुत अच्छा मुजाहरा रहेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 320 और 340 के आसपास सीटें हम जीत रहे हैं और सरकार बना रहे हैं। श्रीनिवास साहब, आप कैसे देखते हैं इसको? अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी होती है, एक दिल्ली के सीएम 9 बार 10वीं बार समन भेजा जाता है और ईडी उनको रात में गिरफ्तार कर लेती है। ये रिकॉर्ड भी बन गया अरविंद केजरीवाल के नाम के, सीएम रहते हुए किसी को पहली बार गिरफ्तार किया गया है। हालांकि हेमंत सोरेन के नाम भी वो रिकॉर्ड बन सकता था, लेकिन उन्होंने उसी दिन चंद घंटों पहले रिज़ाइन दे दिया था और चंपई सोरेन के नाम की उन्होंने घोषणा कर दी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने कहा कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मेरे को ये बहुत अहम डिबेट पे बुलाया, और मेरे जितने भी फेलो पैनलिस्ट हैं उनको भी मैं मेरे तरफ से आदाब। और थोड़ा टेक्निकल पॉइंट्स पे जाते हैं। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो है 2002 में जब इनेक्ट हुआ, 2005 में उसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसका एक अमेंडमेंट 2012 में हुआ और दूसरा अमेंडमेंट होगा 2018 में हुआ। उस अमेंडमेंट के खिलाफ भी जब सेक्शन 45A में वहाँ पे जब एक क्लॉज इंट्रोड्यूस किया गया कि अगर आपको उसी टाइम बेल मिल सकता है जब आप जज साहब आप कन्विंस हैं कि आप निर्दोष हैं, और दूसरी आप कोई ऑफेंस कमिट नहीं करेंगे जब बेल पे जाएंगे। ये पूरा दारोमदार जज साहब पे आता है, और उन्होंने ईडी का भी 2018 में अपहेल्ड किया है उनके पावर्स भी। उन्होंने ये भी बोला है कि मनी लॉन्ड्रिंग इज हीनियस क्राइम दैट अफेक्ट्स द नेशन सोशल एंड इकोनॉमिक फैब्रिक। ये सुप्रीम कोर्ट का स्टेटमेंट है जो रिट पिटीशन जो फाइल किए थे ऑपोजिशन की तरफ से। अब मैं अरविंद केजरीवाल जी पे आता हूँ। अगर वो सही में पाक साफ हैं, इतने सारे अमेंडमेंट्स दे, इतने सारे जितने ये जो लिकर स्कैम में जितने सारे नोटिस गए थे, मैं समझता हूँ पहले दूसरे नोटिस में आ जाके आप जरा अगर आप इसको क्लैरिफाई कर देते, और अगर अच्छी तरह अगर जैसे इवन अगर मैं 2002 का इंसिडेंट देता हूँ जब नानावटी कमीशन और जब ये SIT बनी थी, तब माननीय नरेंद्र मोदी जी उस टाइम पे मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के। 12 घंटे SIT ने ड्रिल किया, गए ऑफिस गए, सुबह से शाम तक बाहर आए। एक अच्छे मुख्यमंत्री के हिसाब से हम भी यही सोचते थे कि भाई केजरीवाल साहब भी जाके पेश होंगे और जो है आंसर करेंगे, उनको कोई पकड़ नहीं रहा, कोई मार नहीं रहा। और उनके जो लॉयर जो अभिषेक मनु सिंघवी जी उनके पेश किया कि नो कोर्सिव एक्शन शुड बी टेकन। कोई देखिए जग जाहिर है कि कोई भी ऐसा कोर्सिव एक्शन लेता नहीं है। और जब कोर्ट में जब बोला गया कि शो मी द प्रूफ, जज साहब ने बोला, और उनके चेंबर्स में जाके प्रूफ दिखाया गया ईडी से, जज साहब का वो पूरा जो नरेशन आप पढ़ते हैं, अगर जो ऑनलाइन नरेशन आता है, जज साहब ही वाज really shocked why he was not arrested till now. And there is a definite एक प्रूफ इकट्ठा किया गया है। अब उनके साथ वो जो भी हैं उनके लॉयर्स हैं, वो आप कोर्ट में लड़िए। और ये प्रिवेंशन मनी लॉन्ड्रिंग, आप ऑपोजिशन पूरा जाके सुप्रीम कोर्ट में दावा ठोक चुका था कि भाई ये गलत है, स्ट्रिंजेंट है, ये है वो है, मगर सुप्रीम कोर्ट का तो वहाँ पे ब्लेसिंग्स है या दिस इज अ हीनियस क्राइम। इसमें तो आपको अंकुश तो लगाना पड़ेगा ना। ठीक है, अबरार हुसैन आज़ाद साहब, के कविता की यहाँ से गिरफ्तारी होती है BRS के खेमे में, कि बड़ा झटका माना जाए अगर ये के कविता की गिरफ्तारी। उसी मामले में अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हैं, उसी मामले में संजय सिंह भी हैं, और भी कई नेता उसमें गिरफ्तार हैं। कैसे इस पूरे मामले को देखते हैं? क्या वाकई इस सब के हौश पौश के बीच में BRS यहाँ पर दोबारा से वो वर्चस्व हासिल कर पाएगी जो उसने 10 साल तक कायम रखा था अपना? मैं सबसे पहले मुस्लिम चैनल के मैनेजमेंट को और मुस्लिम आपके तमाम नाजरीन को सलाम करता हूं। और आज मैं BRS पार्टी से नुमाइंदा बनकर के बैठा हूं, तो एक मुख्तसर सी वजाहत आपके चैनल के जरिए करना चाहूँगा कि BSP में हमारा शमूलियत डॉक्टर RS परवीन कुमार साहब के साथ हमारा सफ़र जारी था, और हम BRS पार्टी से अलायंस भी कर चुके थे। लेकिन फिर हमें सेंट्रल की तरफ से हिदायत दी जाती है कि हम अपना अलायंस तोड़ दें। तो ये बीजेपी के इशारे पे ये इक़दाम का खदशा महसूस करते हुए डॉक्टर RS परवीन कुमार साहब ने BRS से जहाँ पे हमने अलायंस की बात की थी वहाँ पे जॉइन होने का फैसला किया, और तमाम लोग उनके साथ में जॉइन हुए। तो लिहाजा आज हम BRS के प्लेटफॉर्म से आवाम से इस बात की वजाहत करना चाहते हैं कि ये जो बीजेपी की हुकूमत है, जो पिछले 10 सालों से इन्होंने सिर्फ ED, ID और इसी शोबे को अपना हथियार बनाया, और उसी का असर ये रहा कि तेलंगाना में कविता, कल्पकुंटला कविता, और फिर केजरीवाल दिल्ली में, और सुब्बू सोरेन के बेटे जो है ना, वहाँ पे इस तरह के इक़दाम ऐसे ही होते रहे कि हर जगह जहाँ पर भी सियासी इलेक्शन के पहले इस तरह के फैसले होते रहे। और आपने भी देखा होगा जैसे ही कोई बीजेपी में शामिल हो जाता है तो फिर उसके ताल्लुक से उसकी कार्रवाई रोक दी जाती है। तो ये एक इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इनके पास कोई कारकर्दगी नहीं है, तो लिहाजा अवाम में दहशत डर का माहौल पैदा करना चाह रहे हैं।
तो इसलिए सियासी पार्टियां बिलखुसूस नहीं, इस डर का बीजेपी फायदा क्या? इलाकाई पार्टियों को खत्म करने का मौकूफ है। बहुजनवाद और तेलंगाना मूवमेंट दोनों एक है, तो इसको मजबूत करने की जरूरत है, हम उसके साथ में हैं। इस डर का बीजेपी कैसे फायदा उठाएगी अबरार हुसैन आज़ाद साहब? क्योंकि अगर इस तरह के मामले आते हैं तो आप अपनी बात तो रख रहे हैं ना जनता के सामने कि देखिए किस तरह से जो है ये गलत काम किया जा रहा है, तो फिर इसमें बीजेपी, इस डर का बीजेपी को फायदा कैसे? देखिए एक बात बताता हूं भाई, ये पूरे इक़दामात से इस बात का एहसास दिलाया जा रहा है कि हम ताकतवर हैं और हम जो चाहे कर सकते हैं। तो अवाम आम तौर पे, मजमूई तौर पे अवाम या डर की बुनियाद पे या जो है ना पावर की बुनियाद पे ताकतवर के साथ रहने को पसंद करती है। तो लोग इनको अपनी कारकर्दगी के लिए नहीं, इनके काम के लिए नहीं, इनके डर के लिए कुछ लोग इनके साथ में रहना चाह रहे हैं। ये तस्वुर कर रहे हैं कि हम डर से लोगों को अपने पास में रखेंगे, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होगा। ठीक है। शुजात सूफी साहब, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामले पर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होती है, SBI जो है वो जून तक का वक्त मांगती है, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट उस पर सख्ती दिखाता है, कहता है कि नहीं 2 दिन के अंदर आपको जो है इलेक्शन कमीशन को ये डाटा सौंपना होगा। ठीक है, 2 दिन के बाद में फिर अधूरा डाटा SBI की तरफ से दिया जाता है, फिर उसमें जो है सुप्रीम कोर्ट फिर से उनको कुछ वक्त देती है और कहती है कि नहीं ये वाले नंबर भी हम लोगों को चाहिए। वो फिर से SBI जो है इलेक्शन कमीशन को डाटा देती है, डाटा सामने आता है और कहीं ना कहीं जो है सबसे ज़्यादा चंदा बीजेपी को मिलता है। नंबर आपका भी है उसमें, आपको भी अच्छा खासा उसमें चंदा मिला है, लगभग 1100 करोड़ रुपए का। किस तरह से इस मामले को, वाकई क्या इलेक्टोरल बॉन्ड सिर्फ मोदी सरकार को ही मिला है, कांग्रेस या किसी अन्य पार्टी को नहीं मिला? देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड से तमाम सियासी पार्टियों को फायदा हुआ है, लेकिन बीजेपी का जो फायदा है जी, वो एक तरह का एक्सटॉर्शन है, एक तरह की लूट है। मिसाल के तौर पे हैदराबाद की एक कंपनी है जिसका टर्नओवर शायद 20 करोड़ के आसपास है, उसने दुगनी चंदा जो है बीजेपी को दे दिया और उसके ऊपर जो माल प्रैक्टिसेस के जो इल्जाम थे वो इल्जाम जो है आहिस्ता आहिस्ता खत्म कर दिए गए। तो ये एक सरकारी गुंडागर्दी हुई है। और आपने ये जो कहा कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने पहले तो इनकार किया, लेकिन फिर जो है सुप्रीम कोर्ट के दबाव में आकर इमीडिएटली जो है जो चीज़ को वो 30 जून तक ले जाना चाहते थे उसको उन्होंने जो है 24 घंटों में जो है दे दिया। एक बात तो साबित हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे जो मुल्क के जो दस्तूरी इदारे हैं, जो कानूनी इदारे हैं, उस पर जो है शिकंजा कस रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। नहीं, फिर इसे अगर हम देखते हैं कि चंदा मिला है, कांग्रेस को भी मिला है और ममता बनर्जी की पार्टी को भी मिला है, BRS को भी मिला है, लेकिन आपको क्यों लगता है कि एक्सटॉर्शन के तौर पर, जब वो सरकार पे हैं तो पावर वालों के साथ क्यों नहीं लोग जाना चाहेंगे? आप जाइए जरूर, लेकिन आपके ऊपर जब इल्जाम लगता है, आपके खिलाफ कार्रवाई होती है ईडी की, तो आप क्या करते हैं, 5 दिन के अंदर चंदा दे देते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। उसके बाद आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, बल्कि आप जो है सरकारी गवाह बन जाते हैं, अप्रूवर बन जाते हैं। जो रेड्डी यहाँ का है, वो जो उसके बारे में ये कहा गया कि वो मास्टर पिन था, उसको जो है अप्रूवर कर दिया गया, अप्रूवर करके उसको जो है ना बिल्कुल एक बहुत बड़ा नेक इंसान बना दिया गया है। तो हमको उस पे एतराज है, हमें चंदे पे एतराज नहीं है। चंदा जिस अंदाज में लिया गया, चंदे का जो है जो नाजायज इस्तेमाल हुआ, हमको उस पे एतराज है और हम सुप्रीम कोर्ट से अपील कर रहे हैं कि वो जो है उसकी तहकीकात करवाए। समझे आप? जब आप काम के इवज में पैसा लेते हैं तो ये एक सरकारी रिश्वत हुई, बहुत बड़ा जुर्म है। वो प्राइम मिनिस्टर जो ये कह रहे थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, उन्होंने तो मान्यता दे दी करप्शन को, और किस मुंह से वो कह सकते हैं कि खाऊंगा ना खाने दूंगा? आप इसकी तहकीकात करवाइए सुप्रीम कोर्ट के जरिए। ठीक है श्रीनिवास साहब, सवाल 2 हैं, एक लेकर स्कैम से रिलेटेड है और एक बॉन्ड से रिलेटेड है, लेकिन दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं। एक पर्सन जो इल्ज़ाम लगाता है और इल्ज़ाम लगाने के बाद उसको सिर्फ कमर के दर्द की वजह से जो है बेल दे दी जाती है, जबकि सत्येंद्र जैन को इस मामलों में कई उनकी सर्जरी हुई, फिर भी उनको जो है अब उसको दोबारा से जेल भेज दिया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड उसकी तरफ से बीजेपी को चंदा दिया गया, वो चंदे के क्या वो चंदा जो है वो रीज़न बना एक बेल का, फिर उसको जो है अप्रूवर बना दिया गया, सरकारी गवाह बना दिया गया। क्या ये वाकई आपको नहीं लगता कि सवाल उठने चाहिए आपकी पार्टी पर
और ऐसी ऐसी पार्टियों से जहां पर आईटी रेड पड़ती है, रेड पड़ने के 1 महीने 2 महीने या 3 महीने के अंदर अंदर वो जो है एसबीआई जाते हैं, चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदते हैं और जो है वो बीजेपी को हैंडओवर कर देते हैं। कि वाकई आपको कुछ अटपटा नहीं लगता? किस तरह से जस्टिफाई करेंगे श्रीनिवास साहब इसे? देखिए, थोड़ा अभी डेटा पब्लिक डोमेन में जो आया है जी, 16,478 करोड़, उसमें 8250 बीजेपी, कांग्रेस 1951, टीएमसी 1716, डीएमके 656, बीआरएस 1408। सो ये सबको भी मिला है। अभी नहीं, इस चीज से हम इनकार नहीं कर रहे हैं श्रीनिवास साहब। मैं आ रहा हूँ, अभी ये केस अभी सब जुडिस है, ठीक है, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, ठीक है, एंड उसका एनालिसिस चल रहा है। लेट अस वेट फॉर सुप्रीम कोर्ट्स। नहीं, लेकिन जो डाटा आया है उसकी बुनियाद पर तो हम बात कर सकते हैं ना श्रीनिवास साहब? बात कर सकते हैं। देखिए, हर किसी को मिला है चंदा। अब इनका परसेप्शन दूसरा है, हमारे जो मित्र हैं जो कांग्रेस है उनका परसेप्शन अलग है, मेरा परसेप्शन अलग है। ये बोलते हैं एक्सटॉर्शन, मैं बोलता हूँ ये गलत बात है। देखिए, जिसको जो जिस तरह से चाहता है वो दे सकता है, क्योंकि आपको बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो ममता बनर्जी के डर में वहाँ दिए हैं, या बीआरएस के डर में यहाँ पे दिए हैं। अब मैं अगर ये ऐसा करना चालू करूँ, देयर आर वेरियस परसेप्शन विच डोंट हैव एनी लीगल सैंक्टिटी। लेकिन 13-14 ऐसी पार्टियां श्रीनिवास साहब, ऐसी कंपनीज जिनके सही मायनों में दफ्तर तक भी नहीं है, और वो जो है चंदा दे रही हैं अपनी औकात से ज्यादा, जिनकी वैल्यू भी 2 करोड़ नहीं है, वो 550 करोड़ रुपए चंदा दे रही है श्रीनिवास साहब। देखिए, सुप्रीम कोर्ट उस पर तो ध्यान देगा ना, उस पर ध्यान देगा। वेट करिए, उस पर भी जब आएगा, जब वो फैसला आएगा, आई एम 100% श्योर ईडी विल फाइंड आउट। लेकिन ये अब तो ये मंजर आम पर आ गया है ना कि कुछ कंपनियों को जो है आईटी रेड मारी जाती है। आईटी रेड मारने के बाद में वो जो है सीधे तौर पर उसको 2-3 महीने के अंदर या 4 महीने के अंदर जो है सीधा बीजेपी को चंदा दे देते हैं। वो किस लिए वो चंदा? देखिए, डेटा जो आया है उसके बेसिस पे बहुत सारा स्पेकुलेशन ट्विटर, फेसबुक, हर जगह पे चल रहा है, सोशल मीडिया में। बेस्ड ऑन स्पेकुलेशन, दैट इज नॉट अ लीगल सैंटिटी, और वो लीगल नहीं है। वो हम सुप्रीम कोर्ट का वेट करते हैं, सब जुडिस है, फिर उस पर बहस करते हैं। ठीक है। अबरार हुसैन आज़ाद साहब, इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा तो आपकी पार्टी को भी मिला है, तो क्या वाकई ये एक डराने धमकाने की पॉलिटिक्स है? जैसे श्रीनिवास साहब कह रहे हैं कि अगर जहाँ पे कांग्रेस थी या जहाँ पर जो है ममता बनर्जी की पार्टी थी, वहाँ उन्होंने जिस तरीके से चंदा लिया, फिर तो उस पर भी सवाल उठना चाहिए। यहाँ जो है बीआरएस में आपकी पार्टी को भी चंदा मिला, तो क्या उस पर भी सवाल उठना चाहिए? देखिए, हिंदुस्तान की तमाम रियासतों में तेलंगाना की जो नई रियासत वजूद में आई 2014 के बाद से, और इसने जिस तरह से डेवलपमेंट किया, तरक्की किया, और यहाँ पे अल्लाह के फल से कुदरती वसाइल भी बहुत है, और इसी वजह से ये एक सेफेस्ट लोकेशन है जहाँ पे जो है ना आईटी को बहुत बड़ा यहाँ पे बढ़ावा मिला। पहले से भी यहाँ पे आईटी की बुनियाद रखी गई थी, और उसी की वजह से लोगों ने चाह करके बिलखुसूस इस स्टेट के डेवलपमेंट के लिए चंदा दिया, ताकि यहाँ पे जो पार्टियाँ काम करें वो इलाकाई पार्टियाँ यहाँ की जो ज़रूरतें हैं उनको जो है ना पूरा कर सके। तो उसी वजह से यहाँ पे बिल्कुल डेवलपमेंट है। ये इस तरह का डेवलपमेंट आप दूसरी रियासतों में नहीं देख पाएंगे, जो डेवलपमेंट तेलंगाना में ये डेवलपमेंट वजूद में आया बनस्बत दूसरी स्टेटों से। अगर हम तेलंगाना को कंपेयर करेंगे तो आज यहाँ पे ज़मीन का कीमतों का मामला हो, या यहाँ का वेदर का माहौल हो, या फिर इसका कास्ट ऑफ लिविंग भी यहाँ का बहुत ही लो है। ये तमाम चीज़ों की वजह से यहाँ पे पार्टियों ने, वो कंपनियों ने अपनी ज़ाती तौर पे यहाँ पे अपनी कंपनियाँ कायम करने की वजह से, यहाँ से बिजनेस करने की वजह से उन्होंने चंदा दिया। शुजा सूफी साहब, कहीं ना कहीं जो है इस तरह का हौश पौश मचाना कि हमारे अकाउंट फ्रीज़ कर दिए गए हैं और जो हमें चंदा मिला हम उसका भी इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं, कि वाकई में अकाउंट फ्रीज़ किए गए हैं कांग्रेस के? देखिए, ये टेक्निकल बात है, फ्रीज़ करना या उसको रोकना या जो है उसका ऑपरेशन बंद कर देना, ये सारी बातें अपनी जगह पे जो है अलग अलग अंदाज में कही जा सकती हैं, लेकिन नेट रिजल्ट ये है कि हमारा पैसा हमको इस्तेमाल करने से रोक दिया गया, जिसकी वजह से हमारे डे टू डे एक्टिविटीज़ में बहुत बड़ा फ़र्क आ रहा है। लेकिन उसके बावजूद हम बहुत ही अज़्म के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा ये एहसास है कि अवाम हमारे साथ है और अवाम जो है हमें बहुत बड़ी फतह दिलाएंगे। फतह के लिए कहीं ना कहीं आजकल सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है शुजात सूफी साहब, और आपने सोशल मीडिया पे एक बहुत अच्छा लेख लिखा है। मैं उसको वाकई मैं समझना चाहता हूँ कि वाकई क्या सोशल मीडिया कितना इम्पैक्ट कर रहा है आज की यूथ पर या एक जनता पर जो मुद्दों से वाकई कनेक्ट हो पा रहे हैं। क्या वाकई आपको नहीं लगता कि जो
टीवी डिबेट्स हो रही हैं या जो आज बड़े चैनल हैं वो वाकई सच को नहीं दिखा पा रहे हैं, जो सोशल मीडिया का रोल बढ़ गया है? यकीनन देखिए, आप जितने भी नेशनल चैनल्स हैं वो सब सोशल मीडिया पे आ गए हैं, वो यूट्यूब चला रहे हैं। क्यों चला रहे हैं आखिर? क्योंकि लोग जो है मेन स्ट्रीम टीवी से बहुत ही मुतनफ़र हो गए हैं, इनको नफरत हो गई है, क्योंकि पूरा वन साइडेड लेकिन जाते सोशल हैं। मीडिया पे भी जो डाटा आता है कहीं ना कहीं उसको वेरीफाई भी तो करने की जरूरत है ना शुजात साहब? नहीं, वो जो आप जो बात कर रहे हैं वो डाटा वगैरह की अलग बात है, मैं बात कर रहा हूँ पॉपुलैरिटी। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि जो नेशनल मेन स्ट्रीम का जो मीडिया था वो अपनी जो है शाइन खो चुका है, वो उसका जो इमेज था, जो विकार था, वो खत्म हो चुका है। क्योंकि आप जो है 24 घंटे एक ही चेहरा दिखाते हैं, एक बूढ़ा चेहरा बार बार, जो कहता है ये मोदी की गारंटी है। वो मोदी की गारंटी ऐसा कहता है कि वो जो है इस बात का यकीन दिलाता है आवाम को कि अगले 5 साल तक भी आप लोगों को भूखा रखूंगा, 5-5 किलो चावल दूंगा। तो लोग जो है इस तरह के मीडिया से बहुत ही बेजार हो गए हैं और वो सोशल मीडिया की तरफ तवज्जो कर रहे हैं। और हम सोशल मीडिया के साथ साथ रास्त आवाम से जो है ताल्लुकात को इस्तेवार कर रहे हैं। हमारी जो यात्राएं थी, दोनों यात्राएं इंतहाई सक्सेसफुल रहीं और उसकी वजह से हमको बहुत बड़ा हौसला मिला है और हम यकीन करते हैं कि आने वाला जो चुनाव है लोकसभा का, वो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा हिंदुस्तान की तारीख का। तो फिर इस तरह की अगर आपको लग रहा है, इतने पॉजिटिव आप हैं, तो फिर ऐसा क्यों बार बार कहा जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है? हम समाजवादी पार्टी के मुखिया से सुनते हैं, वो भी लोकतंत्र को बचाने की बात कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि ये जो है लोकतंत्र के मंथन का वक्त है, जैसे समुद्र मंथन हुआ था। तो इस क्या वाकई आपको लगता है कि लोकतंत्र खतरे में है? लोकतंत्र खतरे में इसलिए है कि अगर आप जो है एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर को गिरफ्तार करते हैं तो क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि जब जमहूरियत खतरे में है? एक ऐसा चीफ मिनिस्टर जो 2 बार जो है बहुत ही शानदार फतह हासिल करता है, बहुत ही शानदार जीत हासिल करता है, उसको आप गिरफ्तार कर लेते हैं, उसके मिनिस्टर्स को गिरफ्तार कर लेते हैं, 13-13 महीने तक जो है उसको जेल में ठोंसे रखते हैं। हाँ, आप जो है जमहूरियत को पनपने नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि जमहूरियत खतरे में है। हाँ, हर जुलूस पर पाबंदी लगा रहे हैं, जलसों पर पाबंदी लगा रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी को आसाम में जाने से रोका गया, राहुल गांधी को मंदिर में जाने से रोका गया। तो ये इस तरह की जो हरकतें हैं वो इस बात का सबूत है कि जमहूरियत वाकई खतरे में है। तो हम ये कह रहे हैं कि जमहूरियत को खतरे से बचाने के लिए अवाम एकजुट हो गए हैं और वो आगे बढ़ेंगे और जमहूरियत को खतरे से बाहर करेंगे। श्रीनिवास साहब, क्या ऐसे ही 400 का आंकड़ा पार होगा कि अपोजिशन के सारे बड़े नेताओं को या तो काम करने से रोक दिया जाएगा, या उनको रैली नहीं करनी दी जाएगी, या इजाज़त नहीं दी जाएगी, या फिर इस तरह के मामले होंगे कि लगातार 2 बड़े सीएम को गिरफ्तार करना, झारखंड के सीएम को? क्या यही वाकई आपका 400 पार करने का यही आंकड़ा है क्या, यही तरीका है क्या श्रीनिवास साहब? मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जी, कांग्रेस का नया प्यार आम आदमी पार्टी के लिए। 2022 में खुद इनके प्रवक्ता श्री अजय माकन जी का अभी जो वायरल हो रहा है पूरे सोशल मीडिया पे, उन्होंने खुद बोला जो किंग पिन जो है इस लिकर स्कैम का अरविंद केजरीवाल जी है। वो पूरे सोशल मीडिया पे घूम रहा है। उन्होंने एक दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भी उन्होंने अपने लेटर हेड पे एक लेटर लिख के दिया, उस पर ये भी बताया यू शुड इन्वेस्टिगेट, ये प्लस ये सब पॉइंट्स उन्होंने अपने दिए दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने। ठीक है, अब मेरे को समझ में नहीं आता ये स्टैंड क्या लेना चाहता है कांग्रेस पार्टी की। पहले वो बोलते हैं कि केजरीवाल जी द मोस्ट करप्ट ऑन द अर्थ, अब ये बोलते हैं कि हम साथ में हैं। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आपको कोई समन्स आता है तो आप ये नहीं बोलते जो कि आप मुख्यमंत्री हैं, अंडर कॉन्स्टिट्यूशन आपका ओथ है, आपको क्लैरिफाई करना पड़ेगा जो ये सेंट्रल एजेंसीज हैं विच हैज़ बीन रैटिफाइड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है ईडी के पावर्स अगर आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि उनके साथ जो है कांग्रेस के साथ जो है करप्ट लीडर आ गए हैं आम आदमी पार्टी को, वो आप कोट करना चाह रहे हैं, इस तरह से तो इस हमाम में सब नंगे हैं, कोई भी बचा हुआ नहीं है। चाहे हम बीआरएस की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, कहीं ना कहीं या तो उन्होंने ऐसे लोगों से गठबंधन कर रखा है कि जिन लोगों के वो नहीं होना चाहिए, इस तरह से तो फिर बहुत सारे मामले हैं। देखिए ऐसा है, अगर आपने हमारा टिकट डिस्ट्रीब्यूशन देखा होगा, बहुत सारे लोगों को इधर परफॉर्मेंस पे और डाउटफुल केसेस पे जिनका जो थोड़ा बहुत जो विच आर नॉट पब्लिक परसेप्शन नहीं है काटा गया है। आप देख चुके हैं, इज अ फैक्ट। और ये वी गो फॉर मैक्सिमम
गवर्नेंस एंड लेस ऑफ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस इन द पब्लिक लाइफ। अब इनका परसेप्शन ये है कि भाई एक आई डोंट नो, अब इनका ज़ाती नज़रिया है और पार्टी का नज़रिया है कि भाई ओनली गांधी शुड रूल द कंट्री, अब और कोई नहीं आ सकता है। तो अब मैं क्या बोलूँ, जमहूरियत है हिंदुस्तान में, और जो भी आए, ओबीसी आए, SC ST आए, सबसे पहले सराखों पर जो हिंदुस्तान की जनता चुन के जो लेके आती है पार्लियामेंट पे, उसका हक है जो पार्लियामेंट पे है। और हमें गर्व है माननीय प्रधानमंत्री। लेकिन आरोप तो EVM पर भी लग रहे हैं सर। EVM तो 1000 बारी सुप्रीम कोर्ट ने भी ओपनली बोला है और उसमें जजमेंट भी आ चुके हैं, EVMs आर फुल प्रूफ। अब जिसको काम नहीं है PIL डाल के उस पर कोई ना कोई डाउट निकालता है। इनका ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन किताब लिखा है EVM के ऊपर, नरसिम्हा राव जी। देखिए, इनका ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन जो MP भी है राज्यसभा का, उसने किताब लिखी है कि EVM जो है बदमाशी करते हैं, तबाह करते हैं इलेक्शन को। देखिए, अडवाणी ने कहा था कि EVM तबाह करते हैं। तो ये बातें छोड़िए, करप्शन की जब बात होती है, तो इससे पहले भी मैंने एक बार ये कहा था कि आपने पवार को अपनी पार्टी में लिया, जबकि ये कहा था कि पवार सबसे बड़ा करप्ट। बिल्कुल, ये इनका वॉशिंग मशीन चालू हो गया। वॉशिंग मशीन तो आपका है, इनका पूछे। नहीं, इल्जाम आप पर भी है, क्योंकि एक कठुआ में आसिफा का रेप होता है, एक 8 साल की बच्ची का, और उस रेप के बाद जो है, जो आरोपी हैं उनके पक्ष में तिरंगा यात्रा निकाली जाती है। और तिरंगा यात्रा कौन निकालते हैं? जो जम्मू से अब कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। तो इल्जाम तो आप पर भी है कि अब वाकई ऐसे लोगों को कांग्रेस पार्टी में शामिल करना कितना सही है? देखिए, बहुत सारी बातें इलाकाई बुनियादों पर होती हैं जिसमें गलतियां भी होती हैं। ऐसा नहीं कि गलती नहीं होती, गलती होती है। हमारा कहना यह है कि करप्शन के खिलाफ जंग करने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज करप्शन में लुत्फुत है। आज प्राइम मिनिस्टर बगलें झांक रहे हैं कि क्या हो रहा है मुल्क पे। सारे इल्जाम, सारी सुई उस तरफ भी जा रही है डायरेक्ट। बहुत ही बुरी बात है। आज तक हिंदुस्तान की तारीख में डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के ऊपर लोग उंगलियां नहीं उठा रहे हैं, आज उठा रहे हैं। तो इस बात का ये सबूत है कि सिचुएशन बहुत तब्दील हो गया है। कई अहम मुद्दों पर लगातार मुंसिफ टीवी पर चर्चा जारी है। एक बार फिर से अब मैं रुख करूंगा अबरार हुसैन आज़ाद साहब का। अबरार हुसैन साहब, क्या लगता है कि नागर कुरनूल से RS परवीन का लड़ना क्या वाकई BRS को एक मजबूती देगा? हाँ बिल्कुल, RS परवीन कुमार एक मकबूल शख्सियत है, वो अवामी नुमाइंदे हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी खिदमात की हैं और उन्होंने IPS में रहकर भी और फिर उसके बाद में गुरुकुल सेक्रेटरी के तौर पर 12 साल तक उन्होंने जो है ना स्कूल्स में काम किए, सेरो ऑर्गेनाइजेशन बनाई। फिर BSP में ज्वाइन होने के बाद से वो करीब तेलंगाना के तमाम इलाक़ों का घर घर दौरा किए हैं और आवाम से रुजू हुए हैं। वो काफ़ी हद तक अवामी मसाइल से वाकिफ़ हुए हैं और अभी वो नागर कर्नूल से अपने इंतखाबात के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो तमाम कौमों का उनके साथ ताउन है, क्योंकि वो एक बहुत ही सेकुलर और जो है ना ग्राउंड टू अर्थ लीडर है। तो बहुत खवी उम्मीद है कि वो ना सिर्फ नागर कर्नूल से डॉक्टर RS परवीन कुमार जीतेंगे, बल्कि उनके ताउन से तमाम रियासत में एक नई जो है ना लहर दौड़ी है, एक नया जोश और वलवला आया है। TRS पार्टी BRS पार्टी के जो नुमाइंदे थे वो भी पुरजोश हुए हैं और वोटर्स ने भी ये पिछले 4-6 महीनों में मौजूदा कांग्रेस गवर्नमेंट का चेहरा देखा है, जिसको बहुत ही अरमानों से, बहुत ही जो है ना उम्मीदों से जिसको हुकूमत में लाए थे, उनका चेहरा धीरे धीरे धुंधला सा चेहरा साफ़ होता नज़र आ रहा है। तो इसका असर पार्लियामेंट इलेक्शन में रहेगा और BRS पार्टी को बेहतरीन जो है ना नताइज का सामना करना पड़ेगा। जनाब, वो कह रहे हैं कि धुंधला चेहरा जो है वो धीरे धीरे साफ होता जा रहा है। तेलंगाना में बड़ी बड़ी गारंटियां लेकर आए थे, लेकिन चीज़ें अब क्लियर होती जा रही हैं। देखिए, 100 दिन जो है 2 दिन पहले हुए जी, और 100 दिन में जिन गारंटियों की हमने बात की थी उन सबको जो है हमने बरूए कार लाया है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। तो फिर इसमें अब सवाल यह है कि फिर क्या देरी हुई है? कोई देरी नहीं हुई। जितनी वादे किए थे, जितने टाइम में वादे किए गए थे, उसी वक्त में, उतने ही दौरान में ये वादे मुकम्मल कर लिए गए हैं। और जो वादे बाकी बचे हैं
वो चुनाव के बाद आ जाएंगे। लेकिन जो कौम, मुस्लिम कौम जो एक बहुत ही जोश के साथ टीआरएस पार्टी को साथ नहीं देते हुए, बीआरएस पार्टी का साथ नहीं देते हुए कांग्रेस की रुख किया, और बहुत ही उम्मीद थी कि कांग्रेस शायद वो बेहतर करेगी जो केसीआर साहब की हुकूमत से शिकायत रही। तो उसमें सबसे बड़ा नाकामी ये रही कि इन्होंने आज तक एक मुस्लिम नुमाइंदे को मिनिस्टर तक नहीं दिया, और जब एक एमएलसी का अभी तातुल में पड़ा हुआ है, वो कोर्ट में है, अभी वो एमएलसी बाकी है, अब तो इलेक्शन कोड भी आ गया, तो ये इलेक्शन का ये पूरा प्रोसेस में जो ना कोई मुस्लिम नुमाइंदा नहीं रहेगा। आज मुसलमान अपनी बात, अपनी दरख्वास्त लेकर के, अपनी बात लेकर के कहाँ पर जाएं, ये बहुत बड़ा सवाल है। अगर महमूद अली साहब की शक्ल में एक नायब वज़ीर आला थे या होम मिनिस्टर थे, लेकिन वो कम से कम मुसलमानों को दस्तयाब तो थे, वो अपनी बात जो है ना उनके सामने रख तो सकते थे। तो यहाँ पे कांग्रेस पार्टी का जो असल चेहरा है मुसलमानों के साथ, ये बहुत साफ तौर पे सामने आ रहा है कि इन्होंने बहुत ही बिल्कुल एक ताक पे रख दिया मुसलमानों को वोट के इस्तेमाल के बाद। देखिए, मैं जो है सतही बातों पे नहीं जाऊंगा। मोहम्मद अली शब्बीर बहुत ही अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं, और जहां तक सवाल जो है एक मिनिस्टर को लेने का है, वो 100% लिया जाएगा। सीएम ने ऑफिशियली भी ऐलान किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया, जिस दिन ओथ टेकिंग सेरेमनी हुई उस दिन भी ऐलान किया। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। अब मैं नहीं कहना चाहता कि बीआरएस ने वादा किया था कि जो है 12% रिजर्वेशन देंगे। मैं ये नहीं कहना चाहता कि बीआरएस के दौर में 3-4 मस्जिदें गिराई गई। ये सारी बातें इंतहाई सतही किस्म की हो जाती हैं। अब देखिए, आप हमने 100 दिन का वादा किया, हमने मिनिस्टर को लेने का वादा किया। आप देखिए हम लेते हैं कि नहीं लेते, डेफिनेटली लेंगे। क्या इंसाफ जरूर इंसाफ करेंगे। एक बात का वजाहत करूंगा, अगर केसीआर साहब ने 12% रिजर्वेशन नहीं दिया, मस्जिदों को ढाने में काम किया, जो भी उन्होंने गलतियां किया उसके उनको सजा मिली, उन्होंने आज हुकूमत से खुद अपना इख्तियार खो दिया, लेकिन अपनी इंसान अपनी गलतियों को सुधारता है, अपने आप को अच्छी बात है। हम तो अच्छी बात है, नए तरीकेकार के साथ में आज सामने आए हैं, हम तो अवाम के सामने आए हैं, उनके साथ नई ताकतें जुड़ रही है। बहुत खुशी की बात है भाई, अवाम का उनके ऊपर एतमाद बढ़ रहा है। देखिए, आप एक रूलर थे, एतमाद बढ़ रहा है। रोजाना 2-3 लीडर कांग्रेस में आ रहे हैं, एतमाद बढ़ रहा है, एमएलए कांग्रेस में आ रहा है, एतमाद बढ़ रहा है, एमपी आ रहा है। देखिए, मैं बता रहा हूं, बहस बहुत ही छोटी सतही रहती है, अच्छे ढंग की बहस चल रही है, अच्छे ढंग की बहस चल रही है, अच्छे ढंग से चलने दीजिए। जो लीडर जो पार्टी बदल रहे हैं, वो साबिक में भी इस तरह का काम कर चुके हैं, झगड़ा क्या है? तो अवाम की मैं बात कर रहा हूँ, अवाम का एतमाद बढ़ रहा है। ठीक है श्रीनिवास साहब जी, जब अभी किशन रेड्डी साहब का आज मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, जब रेवंत रेड्डी साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे, वो रोज उनको मिलते थे और इवन ऑफिशियल लेटर्स भी लिखे हैं कि कालेश्वरम का उन्होंने खुद बोला था एक सीबीआई इंक्वायरी हो, फटाफट जितना जो घपला हुआ हो। अब मुख्यमंत्री बनते हैं, बोलते हैं जुडिशियल इंक्वायरी। अब जुडिशियल इंक्वायरी तो आप सबको पता है कि रफा दफा हो जाएगा। अगर सीबीआई इंक्वायरी हो और जितने ये डैम डूब रहे हैं और बैरेज डूब रहे हैं, सबका चिट्ठा बाहर आएगा। और हम तो पहले ही बोलते हैं भाई, हम उन्होंने बोला बड़ा भाई, हम तो बड़े भाई होने के नाते हम आपको हेल्प करेंगे। आप बताइए फिस्कल का जितना डेफिसिट आप ठीक करना हो, और इलेक्ट्रिसिटी में भी बाहर आ रहा है। अब एसीबी माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है, मैं ऑन द रिकॉर्ड बोलता हूँ, एसीबी तेलंगाना में बहुत अच्छा काम कर रही है। जितने बकरे, जितने शीप के जो स्कैब हुए सब बाहर आ रहे हैं, दूध के जो स्कैब हुए बच्चों के लिए वो भी बाहर आ रहे हैं, और रोज कोई ना कोई तहसीलदार नहीं। आज भी एक बड़ी खबर थी अबरार हुसैन साहब, आपसे भी मैं इस पे लेना चाहूंगा कि हैदराबाद पुलिस ने एक बड़ा एक्शन लिया और उन्होंने जो है एडिशनल डीसीपी तिरुपतन्ना और एडिशनल एसपी एन भुजंगा राव को गिरफ्तार किया। आरोप यह है कि आपकी सरकार जो है एक बड़े मिनिस्टर के साथ मिलकर फोन टैपिंग करा रही थी। देखिए, ये सवालात तो हमेशा उठाए गए, यहाँ तक कि डॉक्टर आर.एस. प्रवीण कुमार साहब को आईपीएल की जो आईफोन की तरफ से मैसेज भी आया था, हमने भी उस वक्त कंप्लेंट नहीं, आईफोन ये वाला मामला अलग है, यहाँ पे फोन टैपिंग की बात हो रही है जी। फोन टैपिंग के सिलसिले से कि आपका फोन टाइप करने की कोशिश की जा रही है, तो ये चीजें हुए हैं। तो इसमें जो भी ऑफिसर्स इन्वॉल्व हुए हैं उस पर उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। लेकिन इल्जाम तो आपकी सरकार पर है ना कि आपकी सरकार के वक्त में ये सारी चीजें हुई हैं। नहीं देखिए, और यहाँ पे इसमें जो है स्टेट
हुकूमत के दरमियान में गलतियां हुई हैं, गलतियों की हाई जो है ना अजला ये हुआ है कि अवाम ने उनका साथ नहीं दिया। अब जो मौजूदा जमात है, BRS जमात है, वो KCR साहब के नेतृत्व में वो उन गलतियों से पार होकर के अवाम के दरमियान में। शुजात सूफी साहब, आपको नहीं लगता कि इस तरीके से अपोजिशन के नेताओं की फ़ोन टैपिंग कराना कितना जायज़ है? देखिए, ये चीज़ सेंटर से भी हो रही है जी, ये चीज़ स्टेट से भी हुई है, लेकिन एक बात आप लिख लीजिए, हाँ, कि हिंदुस्तान की जो आवाम है इंतहाई बाशऊर है, इंतहाई मैं कहता हूँ कि होशियार आवाम है। ये हर चीज़ को एक हद तक बर्दाश्त करती है, उसके बाद इन सब ताकतों को उखाड़ फेंक देती है। तो ये सिचुएशन तेलंगाना में आया और ये सिचुएशन जो है सेंटर में भी आएगा। सेंटर में भी कई शिकायतें हैं फ़ोन टैपिंग के, मूवमेंट्स की जो है वो हो रही है, आपकी निगरानी हो रही है, निगरानी हो रही है। तो एक घुटन का जो है माहौल है हिंदुस्तान में, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है रात के अंधेरे की तरह छट जाएंगी और फिर से एक अच्छी रंगीन सुबह होगी। श्रीनिवास साहब, मैं आऊँगा आपके पास, आ रहा हूँ कि SIB से निलंबित हैं DSP डॉक्टर परनीत राव, उनके साथ में BRS की सरकार के मिलीभगत का आरोप है और सीधा तौर पर जब उनको वो कर दिया गया था, हैदराबाद में पुलिस ने पहले ही उनको गिरफ्तार कर लिया था और उनके पास से कई सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी बरामद किए थे। क्या वाकई ऐसे अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जो अगर सरकार है तो क्या इस तरह से इजाज़त दे देनी चाहिए? देखिए, मैं एक पर्सनल चीज़ बताता हूँ। मैं लास्ट 25 साल से IT इंडस्ट्री में हूँ जी, और ये मैंने पूरा केस पढ़ा है इसमें, जो छपके जो पब्लिक डोमेन में आया, न्यूज़पेपर्स पे आया है। इन्होंने क्या किया कि ये जो फ़ोन टैपिंग हुआ, जो हार्ड डिस्क पे जो जनरली जो डेटा स्टोर होता है, ये इनका ये कॉन्फिडेंस था कि BRS वापस आएगा। जब पता लगा कि इलेक्शन रिजल्ट अलग हो गया, जितने जो पुराने हार्ड डिस्क थे उसे निकाल के नए हार्ड डिस्क डाले, और वो जो वेल्डर और कटर्स जो होते हैं ना प्रोफेशनल वाले, उससे हार्ड डिस्क को डिस्ट्रॉय किया गया। दैट मीन्स फर्स्ट आपने फोन टैपिंग की, फिर आप एविडेंस डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। यानी आपने पूरे जितने भी ऑपोजिशन वाले थे, मैं 100% बोल सकता हूँ कि कांग्रेस के नेताओं पर और BJP के नेताओं पर अच्छी तरह फोन टैपिंग हुआ होगा। और नहीं तो ऐसा क्या पड़ गया कि आपको वेल्डर्स और कटर्स प्रोफेशनल को बुला के कटवाना पड़ा हार्ड डिस्क को? ये तो CBI और NIA को इसमें तो इन्वॉल्व होना पड़ेगा, अगर आपको तह तक पहुंचना पड़ेगा। मगर आपको रफा दफा करना, जुडिशियल इंक्वायरी बिठाइए। ठीक है। शुजात सूफी साहब, क्या केशव राव और उनकी बेटी मेयर जो हैं गदवाल विजय लक्ष्मी कांग्रेस ज्वाइन कर सकती हैं? इस तरह की खबरें आ रही हैं। देखिए, चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया कि हमारे दरवाजे खुले हैं। ओके, तो यकीनन कोई भी आ सकता है। मेरिट पे जाएंगे, मेरिट पे देखेंगे। ऑपरेशन आकर्षण नहीं, वो तो लोटस मशहूर है। नहीं, अब तो आकर्षण है आजकल। हमारे पास तो ऐसा है, हमारी पार्टी चूंकि जमहूरी पार्टी है, हमारे पास हमारा जो सद्र है वो इलेक्ट होता है, नॉमिनेट करने का कल्चर हमारे पास तो नहीं है। अवामी पार्टी है, अवामी पार्टी है, जो भी आना चाहता है आएगा, हम देंगे। लेकिन क्या अगर आते हैं, जब इस तरह के बड़े लीडर आते हैं तो कुछ ना कुछ उनकी इच्छाएं रहती हैं, तो क्या टिकट इसी वजह से अनाउंस नहीं किए जा रहे हैं, जो कुछ जगह अभी छोड़ दी गई हैं? देखिए, बहुत सारी बातें हैं, पार्टी के इंटरनल मैटर्स होते हैं। हाँ। किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना है, ये सब डिसाइड किया जाएगा। पार्टी में किसी का आना एक अलग इशू है, पार्टी में टिकट देना एक अलग इशू है। मेरिट की बुनियाद पर टिकट दिए जाएंगे। अब बीजेपी में देखिए कितने कांग्रेस की जो है टिकट पा रहे हैं, तो ये कोई खास बात नहीं है। पार्टी में लेना अलग बात है, टिकट देना अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो इस पूरे इलेक्शन में और इंडिया गठबंधन को, इंडिया अलायंस को कांग्रेस जो है वो लीड करता नजर आ रहा है। लेकिन क्या वाकई कांग्रेस खुद में उतना मजबूत है? क्योंकि अभी तक हम देखें कि उत्तर प्रदेश में एक हालात साफ नहीं किए गए। 2 सीटें जो हैं अमेठी और रायबरेली, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस का गढ़ मानी जाती हैं, वहाँ पर अभी तक इस तरह से नहीं किया गया। ठीक तेलंगाना में अब जहाँ पे पार्टी की सरकार है, वहाँ पर जो है अनाउंसमेंट करने में देरी की जा रही है। अब जब वक्त बहुत कम बचा है तो टिकट वितरण में इतनी देरी क्यों?
नहीं, आपके पास देरी की बुनियाद क्या है? देरी किस लिए कह रहे हैं आप? देरी कहाँ हुई? जिनको टिकट मिल क्या जाएगा तारीख खत्म हो गई नॉमिनेशन दाखिल करने की? नहीं, जिनको टिकट मिल जाएगा फिर वो तैयारी करेंगे उस लिहाज से अपनी। बिल्कुल तैयारी कर रहे हैं, बगैर डिक्लेरेशन की तैयारी कर रहे हैं, काम हो रहा है और जब ऑफिशियल अनाउंसमेंट करना है करेंगे। अभी तो आज भी एक लिस्ट आ गई है, अब रिमेनिंग आ जाएंगे बाकी पूरे हिंदुस्तान में। अबरार हुसैन आज़ाद साहब, क्या लगता है कि तेलंगाना में क्या भविष्य होने वाला है अब बीआरएस का? क्योंकि वोट परसेंटेज की अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव में तो अच्छा था, लेकिन कहीं ना कहीं वो सीटें पाने में नाकाम रहे। क्या इस बार वो सीटों में दिखेगा आपका वोट शेयर? हाँ, देखिए ज़्यादा नहीं, 2-3% का ही वेरिएशन रहा और उसमें दो कौमें बिलखुसूस SC ST और अक़लियतें, मुस्लिम अक़लियतें जी खास करके बीआरएस पार्टी से दूर रही। अब उनको फिर से बीआरएस पार्टी के करीब लाने के लिए एक ताकत के तौर पे डॉक्टर RS परवीन कुमार और फिर बिलखुसूस मुसलमानों की ताकत के तौर पे तमाम लोग मिल करके इसको मुत्तहिद करेंगे और फिर से उसके वोट बैंक को सही करेंगे। आज सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से डेमोक्रेसी का जो स्ट्रक्चर है, इसके जो 4 बड़े पिलर है वो बिल्कुल जो है ना खतरे में है और उनके ऊपर जो है ना डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके असरात है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स क्या है, ब्यूरोक्रेसी हो, जुडिशियल हो या मीडिया हो, ये चारों जो पिलर्स के ऊपर में बीजेपी की तरफ से एक किस्म का एक ऐसा एक डर, एक खौफ का माहौल है कि कहीं चारों पिलर्स के अंदर भी वहाँ पे उन्होंने छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो उसकी वजह से आज हिंदुस्तान में बहुत ही एक कंफ्यूज माहौल है, क्योंकि यहाँ पे टू दी पीपुल, बाय दी पीपुल, फॉर दी पीपुल वाली गवर्नमेंट तो नहीं चल रही है। तो आज ऐसी एक गवर्नमेंट की जरूरत है, एक हिंदुस्तान को एक नए जो ना एक सूरज की तुलू होने की जरूरत है। श्रीनिवास साहब जी, बीआरएस का जो हालत हुआ, जो हाल ही में जो MLA और असेंबली इलेक्शंस में, इसमें तो उन्हीं का ही कर्मा है। इसमें हमारा क्या दोष है? अगर उनके पॉलिसी जगह फेल हुए, उनका गवर्नेंस की बात से नहीं बोल रहा हूं, उनके गवर्नेंस फेल हुआ तो कोई हुआ की बात कर रहा हूं जी। जो बीजेपी इस वक्त में जिस तरह का चेहरा बनाई हुई है, देखिए हर बात पे हमारे पे ठेकरा फोड़ोगे तो पब्लिक भी जाती है, पब्लिक तो देख रही है। हाँ, पब्लिक भी देख रही है, पब्लिक भी देख रही है। हम 100% बोलता हूँ पब्लिक देख रही है, पब्लिक को भी पता है और वो फैसला भी करेंगे। 2014 से अब तक क्या प्रोग्रेस हुआ है, पब्लिक देख रही है, पब्लिक देख रही है। आप जितना विक्टिम कार्ड खींचो, जितना कोई भी कार्ड स्वाइप करो, अल्टीमेटली डेटा इज मैटर्स। ठीक है, देखते हैं 2024 में हो जाएगा बिल्कुल इंशाल्लाह। क्या शुजात सूफी साहब, आपको भी इस तरह से लगता है कि जो ये 4 पिलर्स हैं जो बीजेपी की तरफ से इनसे छेड़छाड़ की जा रही है? यकीनन न सिर्फ हिंदुस्तान में हम बोल रहे हैं, बल्कि बाज दूसरे कंट्रीज भी हमारी मामलों में मदाखलत कर रहे हैं। क्यों मदाखलत कर रहे हैं वो? हम मौका दे रहे हैं, क्योंकि हमारा एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इमेज था पूरे दुनिया में जमहूरियत का, वो इमेज को कहीं पर डेंट लग रहा है। तो यकीनन देखिए, एक बात बताता हूं मैं, आपके लीडर को जो गिरफ्तार किया गया था, नाम भूल रहा हूं मैं उसको, तो उसके केस में जज ने कहा हाई कोर्ट के कि ये तो मामला बनता ही नहीं करप्शन का। सत्येंद्र जैन की बात करें क्या? हाँ जी। उसके बाद क्या हुआ? वही जज जो है फैसला देता है गिरफ्तारी का। तो क्यों? नहीं, ये सवाल तो है श्रीनिवास साहब कि अभी तक ईडी जिस मनी ट्रेल की बात कर रही वो मनी ट्रेल नहीं ढूंढ पाई, पैसा है ही नहीं। मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हो चुका है। अब रुकिए, देखिए आप कैसे कह सकते हैं बीजेपी के नुमाइंदे होके? ईडी ने ऑलरेडी एक रिपोर्ट सबमिट किया है, जितना अभी जो अरेस्ट हुआ रिसेंटली जो कविता जी का, अब जो पुख्ता सबूत अभी तो हुआ है। अब एक अभी फिलहाल उन्होंने हमारे काबिल दोस्त ने एक उनके पैसे फ्रीज कर दिए। मैं पूरा हाई कोर्ट का लेके आया हूँ। क्या बोला हाई कोर्ट ने? वी टेक इट कंसिडरेबल इनडाउटेबल फैक्ट क्यूमुलेटिव फिगर्स 2018-19 में कांग्रेस इनकम विच हैज एस्केप्ड असेसमेंट स्टैंड अप्रॉक्सिमेट 520 करोड़ का। यार असेसमेंट तो देना पड़ेगा आप जब कमाते हो। हाई कोर्ट भी बोल रही है हम इसको रोकेंगे नहीं, हो जाने दो भाई। मैक्सिमम जो फाइन लगता है देर करने से, आपका जो सबमिशन में देरी करते हैं आप आईटी रिटर्न्स की, तो उसमें मैक्सिमम जो फाइन लगता है वो 10,000 लगता है। अब इतनी बड़ी अमाउंट को कैसे तक पहुंचाते हैं? 520 करोड़ का असेसमेंट है साहब। 500 छोटा अमाउंट नहीं है, 520 करोड़ का असेसमेंट। मैं क्या कह रहा हूं? बोल रहा है मैं ये कह रहा हूं कि मैक्सिमम जो फाइन लगता है 10,000 लगता है। हाई कोर्ट आप पूरा अमाउंट कैसे रोकते हैं? आप हाई कोर्ट बोल रहे हैं। खुली बात है कि आप जो है आप नहीं चाहते कि इक्वल जो है इक्वल किस्म का जो है कंपटीशन हो।
लेकिन क्या वाकई अब आपको लगता है कि इन सब माहौल के बीच जब आप इतने बड़े बड़ी सवाल उठा रहे हैं कि बोले ये 4 पिलर्स को ख़त्म कर दिया जा रहा है और जो है डेमोक्रेसी ख़तरे में है और ये सारी चीज़ों के बीच ईवीएम पर आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वाकई आप चुनाव में उस तरह की कामयाबी हासिल कर पाएंगे जिस तरह की आप उम्मीद कर रहे हैं? देखिए, ईवीएम एक इशू है, हाँ, उससे इनकार नहीं कर सकते। ठीक है, समझे आप? ईवीएम के इशू को हम जो है ज्यादा इसलिए नहीं उठा रहे हैं कि वो अपनी जगह पे है, वो आज नहीं तो कल इशू बनेगा। हम जो है वेरी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डेमोक्रेसी को जो नुकसान पहुंच रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम। क्योंकि मुल्क बचेगा तो बीजेपी बचेगी, मुल्क बचेगा तो आरएसएस बचेगा, मुल्क बचेगा तो कांग्रेस बचेगी, मुल्क बचेगा तो बीआरएस बचेगी, मुल्क बचेगा तो हमारा स्ट्रक्चर बचेगा। मुल्क ही अगर खतरे में आ जाए, मुल्क का मतलब क्या है? देश मट्टे मट्टी का दो, देश मट्टे मनुष्य लोई। देश का मतलब मट्टी नहीं है, देश का मतलब वहां पे रहने वाले लोग हैं। अगर वो परेशान हैं, उनको 5 किलो अनाज दिया जा रहा है खाने के लिए मुफ्त में, तो इसका मतलब यह है कि डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो मुल्क जो है बर्बादी की तरफ जा रहा है। ठीक है, तो मुल्क को बचाना हमारा मकसद है। ठीक है, वक्त की कमी है थोड़ा सा जी। 2019 में सेम डायलॉग, डेमोक्रेसी इज डेंजर। हाँ, डेंजर क्या है 2024 में? उस टाइम जो फैमिली पार्टीज हैं सब डेंजर में है और सबको पता है कि फैमिली पार्टीज डिलीवर नहीं कर सकती। ठीक है, कितनी सीटों की उम्मीद कर रहे हैं आप? क्या वो वाकई 400 पार का आंकड़ा? 100%। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, एनडीए 400 पार होगा। देखो शुजा सूफी साहब, अगर ये 200 पार कर लेते हैं, हाँ, तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। छोड़ने की नौबत आ जाएगी। बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। पॉलिटिक्स छोड़ दूंगा। जिस दिन काउंटिंग होगा मैं ओपनली बोलूंगा, मैं आप सबको यहीं पे बुलाऊंगा। अबरार हुसैन आजाद साहब जी, आंकड़ा बता दें कि कितनी आपकी पार्टी जो है वो क्रॉस कर रही है? हम डबल डिजिट्स में आएंगे इंशाल्लाह। हम 10 उसके लिए कोशिश प्लस कर रहे हैं। हम जी हाँ, कोशिश कर रहे हैं क्योंकि हम फिर से रिबिल्ड कर रहे हैं अपने आप को। तो इंशाल्लाह अवाम का साथ हमारे साथ है, तो हम जो ना हम शुजात अली साहब, सूफी साहब, अगर वो 200 प्लस नहीं कर रहे हैं तो आप तो पार कर रहे हैं ना? हमने तो कह दिया ना, फोन ना बंद करे बस। हम पहले ही कह दिया ना कि फोन ना बंद कर ले। 340 के करीब हम लेंगे। हाँ। और तेलंगाना में हमारी जो वो है टारगेट है कम से कम 14 का है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और इस सारी चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो अभी भविष्य के गर्भ में छुपा है, क्योंकि अभी नॉमिनेशन होगा, नॉमिनेशन के बाद में काउंटिंग होगी, वोटिंग होगी और फिर काउंटिंग होगी। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अभी क्लैरिटी आ जाएगा बहुत जल्दी। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं बचा है अब सारी चीज़ों में और नई सरकार बनने में। एक नई सरकार बीजेपी की ही होगी, एनडीए की, या इस बार वाकई इंडिया अलायंस बीजेपी पर भारी पड़ेगा, या बीआरएस और बीएसपी जैसे दल किंग मेकर की भूमिका में आएंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल चर्चा का और मुद्दों पर लगातार जारी रहेगी मुंसिफ टीवी पर, लेकिन अपने मेज़बान मोनिस अनवर को दीजिए इजाज़त। आप बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।